शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 1081 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर नागेंद्र सिसोदिया सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, रीनल कैलकुलाई होम्योपैथी अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। सर से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको सादर प्रणाम बोलता हूँ। आप सभी श्रोतागणों को रामनवमी की अनंत मंगल शुभकामनाएं। सभी आदरणीय गुरुजनों, साथियों एवं प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर नागेंद्र सिसोदिया आप सभी को इस विशेष वेबिनार IFPH के 1081 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इस सत्र से जुड़ना उचित समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह सत्र आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज का हमारा विषय है रेनल स्टोन का होम्योपैथिक प्रबंधन थ्रू रिपर्टरीज, जो आज के समय में आम लेकिन अत्यंत कष्टदायक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। इस सत्र में हम सरल भाषा में समझेंगे किडनी स्टोन। आवाज आ रही है? सर PPT शेयर करोगे या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी सर, विजिबल है। क्लियर? जी 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 सर। जी। इस सत्र में हम सरल भाषा में समझेंगे किडनी स्टोन है क्या, कैसे बनता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, मॉडर्न सिस्टम और होम्योपैथिक सिस्टम में क्या विशेष अंतर है, और सबसे खास बात, होम्योपैथिक चिकित्सा में इसके प्रबंधन की क्या संभावनाएं हैं। मेरा आज का प्रयास रहेगा कि इस सत्र को सरल रोचक बनाया जाए ताकि आप सभी इसे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस और दैनिक जीवन में आसानी से लागू कर सकें। तो आइए इस सत्र को बिना समय बिताए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि हम जानते हैं, ये रेनल स्टोन हमारी प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस में बहुत सामान्य एक समस्या है। और जितने भी होम्योपैथ स्टूडेंट हों या फिजिशियन हो या फिर जो शिक्षक हैं, सबकी प्रैक्टिस में ये मुझे लगता है सबसे पहला केस ऐसा आता है जो सर्जिकल केस रहता है, जिसको हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। निसंदेह होम्योपैथी से रेनल स्टोन आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार ये हमें विशेष समस्याएं भी दे जाता है। तो वो जो समस्याएं देता है उससे बचने के लिए आज हमें थोड़ा इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ना होगा, समझना होगा कि ये किस तरह से बनता है, कौन कौन से स्टोन हैं जो आसानी से ठीक हो जाते हैं और ऐसे कौन से स्टोन हैं, रेनल स्टोन हैं, जो आसानी से ठीक नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं रेनल स्टोन। Renal stone is a common but painful condition in which hard stones are formed due to the crystallization of mineral and salt present in the urine. Nowadays, the incidence of this condition increasing rapidly due to the unhealthy dietary habit. सबसे मुख्य कारण क्या है? एक तो ये बताया गया कि अगर हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, एक वो वजह। दूसरी वजह आज के वक्त में जो रेनल स्टोन की है वो है अनहेल्दी डाइटरी हैबिट की, लो वाटर इनटेक की, और जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, वो मुख्य कारण है रेनल स्टोन होने का। हम होम्योपैथी से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसा कि हम सभी को पता है, जो हमारा होम्योपैथिक सिस्टम है होलिस्टिक सिस्टम है।
मेडिसिन का, जो पेशेंट को ठीक करता है उसके रूट कॉज को देखते हुए, जिसमें हम मरीज का फिजिकल सिम्टम और मेंटल सिम्टम लेते हैं। जब मेंटल और फिजिकल सिम्टम मिला लिया जाता है तो उसके आधार पर हम बहुत छोटी सी मात्रा में होम्योपैथिक दवाई देते हैं, जिससे हम नेचुरल मेथड से स्टोन को ठीक कर सकते हैं। In the treatment of renal stone, homeopathy play an important role as it not only relieve pain but also help in the natural expulsion of stone. ये जो मेथड है, ये चाहे हमारा मॉडर्न मेथड हो या फिर आयुष के जो दूसरे मेथड्स हैं, उन सब के थ्रू हम, हर पैथी के थ्रू हम स्टोन को निकाल सकते हैं। जैसे मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न में कोई हम मतलब मेडिसिनल डिजीज में नहीं इसे रखा गया, इसको सर्जिकल डिजीज में रखा गया है। तो सर्जिकल डिजीज में बहुत ज्यादा पेन होता है और पेशेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। और बाकी जो दूसरी पैथीज है वहां पर हम दवाइयों के थ्रू ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर और हमारी पैथी में एक बहुत बड़ा अंतर ये आता है कि हम जो मरीज को ठीक करते हैं उसमें पेशेंट का जो रेनल स्टोन है उसकी वजह से जो होने वाला दर्द है, उसमें तो मरीज को आराम मिलता ही है, और उसके साथ साथ में नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो स्टोन हमारे शरीर से निकल जाता है। और जो सबसे खास बात है कि हमारी पैथी में हमारी कुछ होम्योपैथिक ऐसी दवाइयां हैं जो इसके रिकरेंसी को रोकते हैं। कई बार आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जो हमारे सीनियर फिजिशियंस सर लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में देखा हो कि हम स्टोन ठीक तो करते हैं, लेकिन पता चलता है कि भाई मरीज ने एक बार ऑपरेशन कराया, दो बार ऑपरेशन कराया, लेकिन उसके बावजूद भी ये हो जा रहा है। फिर वो हमारी होम्योपैथी में आते हैं और होम्योपैथी में आने के बाद में हम ट्रीट करते हैं, तो जो हुआ हुआ स्टोन होता है वो तो निकल ही जाता है, और साथ साथ में जो उसकी बार बार रिकरेंसी हो रही थी, जो पुनरावृत्ति हो रही थी, अब वो रुक गई है। तो ये खूबसूरती है हमारी पैथी की। तो होम्योपैथी इमर्स अ सेफ, इफेक्टिव एंड साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट ऑप्शन। जैसा कि हम सभी को पता है होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ कि जो दूसरे मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, मैं किसी पैथी को नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो सर्जिकल मेथड है उस कंडीशन में हमने देखा है, आप सबने देखा होगा जो क्लिनिशियंस हैं, कि पेशेंट ने लिथियोट्रॉमी कराया है या ओपन सर्जरी कराया है, यूरेथ्रोप्लास्टी कराया है, जो भी प्रोसेस है, सर्जिकल इंटरवेंशन है, स्टोन तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद में मरीजों को दूसरी समस्या हो जाती है। जनरली हम देखते हैं मेल्स में कि एक बहुत कॉमन समस्या है कि डॉक्टर साहब हम गए थे किडनी स्टोन ठीक करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, सर्जरी हुई, और सर्जरी होने के बाद में हमको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया। अब पता चला पेशेंट पहले स्टोन से परेशान था, अब जीवन पर्यंत उसके बाद जब स्टोन निकल गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, यूरेथ्रोप्लास्टी कराएंगे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का, फिर उसके बाद एक बार ऑपरेशन करते हैं, दो बार ऑपरेशन करते हैं, जब वो ठीक नहीं होता तो कहते हैं आप परमानेंट डायलेटर लीजिए और उस डायलेटर का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपकी पेशाब ना रुके। तो होम्योपैथी में इस टाइप की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम आसानी से उसको ठीक करेंगे, स्टोन को बाहर निकालेंगे और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारी पैथी दूसरी पैथियों से बेहतर है। अ, बहुत जरूरी चीज है, मुझे पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस वेबिनार में ये इतनी बेसिक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सी देर के लिए हम क्विक रिवीजन करेंगे कि जो हमारी किडनी है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसकी जो बेसिक एनाटॉमी और जो बेसिक फिजियोलॉजी एक बार फिर से, जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, एक हल्का सा सरसरी निगाह डाल करके रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, जब हम इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि किस टाइप का स्टोन कहाँ पर होता है, उसके क्या लक्षण आते हैं, और हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वजह से मैंने अपनी स्लाइड्स में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की दो तीन स्लाइड्स रखी हैं, तो बस सरसरी सी निगाह डालेंगे, मुझे पता है ये थोड़ा सा ज्यादा कॉमन हो गया। खैर, जैसा कि हम सबको पता है किडनी हमारे एब्डोमेन कैविटी में दो संख्या में होती हैं, जो कि स्पाइंस के साइड साइड में होंगे, मतलब लंबर रीजन में पोस्टेरोलेटरली सिचुएटेड होती हैं, जिनका अगर हम साइज की बात करें तो लगभग एक किडनी का जो साइज है 4 से 5 इंच लंबा, 2 से 3 इंच चौड़ा और लगभग 1 से 1.5 इंच मोटाई में रहती है। तो ये जो दाहिने साइड वाली है वो थोड़ी बड़ी होती है और बाएं साइड वाली थोड़ी छोटी होती है, ये नॉर्मल है। अब जो किडनी है, इसके तीन पार्ट होते हैं हमारी किडनी के। एक हो गया कॉर्टेक्स, मेडुला एंड रेनल पेल्विस। सभी जानते हैं रेनल कॉर्टेक्स का जो मेन फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन करने का है। मेडुला का काम क्या होता है, कंसंट्रेशन जो यूरिन रहता है वहां से आकर के वो नीचे की तरफ भेज देता है। और रेनल पेल्विस जहाँ पर यूरिन हमारा कलेक्ट होता है। तो ये हमारा था किडनी का फंक्शन और किडनी का स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा है यूरेटर। यूरेटर जैसे किडनी दो है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर, एब्डोमेन में यूरेटर भी
दो संख्या में होता है, जिसका सामान्य साइज होता है 25 से 30 सेंटीमीटर। 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास एक मस्कुलर ट्यूब होती है। बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का। सामान्यतः स्टोन हमारे कभी भी यूरेटर में फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर जो किडनी का स्टोन बना हुआ स्टोन होता है, जब वहां से निकल करके आता है तो यहाँ पर आकर के कई बार वो फंस जाता है। तो यहाँ मैंने इसकी साइज लिखी है, शायद इसका डायमीटर लिखना भूल गया। मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है, हमको क्या ध्यान देना है, ये जरूरी चीज था, इस वजह से मैंने एनाटॉमी में लिया। यूरेटर का जो डायमीटर है वो 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा कि यूरेटर का जो डायमीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 3 से 4 मीटर mm है। और कुछ कुछ पार्ट पे थोड़ी और कम हो जाती है, कुछ जंक्शंस पे। यहाँ पे जो काम रहता है यूरेटर का, वो सिर्फ यही रहेगा, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को किडनी से ब्लैडर में। एक तो होता है पेरिस्टालसिस के थ्रू, मतलब छोटी छोटी सी वहां पे संरचनाएं होती हैं जो यूरिन को नीचे की तरफ ढकेलती हैं। जो दूसरा प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट होने का यूरिन का किडनी से ब्लैडर में, वो होता है ग्रेविटेशन के द्वारा। ग्रेविटेशन के द्वारा भी वो आसानी से किडनी से यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर में आकर के कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे यूरिनरी ब्लैडर, जो कि एक मस्कुलर है, जिसको हम ट्राइगोन भी बोलते हैं। यहाँ पर सिर्फ यूरिन का इसका जो इस ऑर्गन का काम होता है, सिर्फ स्टोर करने का काम होता है। जब ये पूरी तरह से फुल हो जाता है, उसके बाद हमको मैच्योरेशन रिफ्लेक्स लगता है, जो कि कंट्रोल किया जाता है हमारी नर्व से। तो उसके बाद हम वाइडिंग कर देते हैं, यूरिन मैच्योरेशन करते हैं थ्रू नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से। तो हमने देखा कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वो 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहला किडनी, दूसरा यूरेटर और तीसरा यूरिनरी ब्लैडर। किडनी का काम था ब्लड को फिल्टर करना, और यूरेटर का काम करना है फिल्ट्रेशन के बाद जो बचा हुआ सब्सटेंस है, यूरिन है, उसको सिर्फ ब्लैडर तक लेकर के आना, मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम वो रहता है। और ब्लैडर का काम हुआ यहाँ सिर्फ स्टोर करने का। यहाँ ना इसका कोई सिक्रेटरी फंक्शन है, ना ही कोई दूसरे फंक्शन है, सिर्फ स्टोरेज का फंक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर का। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इसका फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, या स्टोन फॉर्मेशन में किस तरह से रोल प्ले करता है। हम सबको पता है कि हमारी किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में क्या होता है, एक तरफ से अफरेंट आर्ट्रियोल्स आते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स आती हैं, और दूसरी तरफ से इफरेंट जाते हैं। सामान्य भाषा में हम ये समझें कि जो नेफ्रॉन है, इनका काम है खून को छानने का, फिल्ट्रेशन करने का। तो जब एक तरफ से ब्लड आएगा, मतलब शुद्ध ब्लड आता है हमारी किडनी में, आएगा नेफ्रॉन्स में, आएगा वहां पर छनेगा, छनने के बाद में जो एसेंशियल सब्सटेंस होंगे वो वापस डिफरेंट आर्टरियल ब्लड वेसल से वापस सर्कुलेशन में चला जाएगा। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो छन करके हमारे आगे के स्ट्रक्चर में चले आते हैं। तो इस पार्ट को हमने क्या बोला, जो सबसे ऊपर वाला जो ग्लोमेरुलस पार्ट था, वहां पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ है। यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है, जिसमें वाटर, सॉल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट पास हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा था, उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो कई बार क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट पानी का यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कई बार कुछ एसेंशियल सब्सटेंस बच जाते हैं, जो कि इस स्टेप पे आकर के दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जिसमें मुख्य रूप से जो रीअब्जॉर्ब होने वाले, मतलब दोबारा से जो रीअब्जॉर्ब होते हैं, वो होता है ग्लूकोज और वाटर। और जो सिर्फ बचता है, जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो हमारा आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिसको हम एक्सक्रीटरी फेज बोलते हैं या सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, जिसको हम यूरिन में कलेक्ट कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो लगभग 180 ml के आसपास में ब्लड पूरे दिन में, हम 24 घंटे में फिल्टर होता है, और लगभग उससे 1.5 से 2.25 लीटर, 2 लीटर के आसपास में यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो ये नॉर्मल इसकी प्रक्रिया थी। बात आती है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे रिनल स्टोन को प्रमोट करती हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रिनल स्टोन को बनने से रोकती हैं। तो अगर जो प्रमोटर्स है, अगर उनकी संख्या ज्यादा हो जाए तो रिनल स्टोन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, संभावनाएं बढ़ेंगी। और जो दूसरी चीज है वो इनहिबिटर्स। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो स्टोन को बनने से रोकती थी, अगर उनकी संख्या अगर उनका परसेंटेज ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, तो भी हमारे शरीर में रिनल स्टोन बनने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्रमोटर्स हैं स्पेशली कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, और लो यूरिन वॉल्यूम। और जो इनहिबिटर्स हैं वो हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से आगे डिटेल में बताऊंगा। इनहिबिटर्स जो है स्टोन को प्रिवेंट करते हैं, वो सिट्रेट है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम। थर्ड है हमारा पायरोफॉस्फेट।
ये क्या करते हैं, हमारे जो रेनल सिस्टम है इसके अंदर स्टोन के बनने को रोकते हैं। तो जब कभी इनकी कमी हो जाती है इनहिबिटर्स की, तो जितने भी क्रिस्टल्स थे, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड या बाकी दूसरी जो चीजें होती हैं, वो आकर के हमारे ब्लैडर में इकट्ठा होती हैं, किडनी में इकट्ठा होती हैं, और धीरे धीरे एग्रीगेट करके जुड़ करके वो स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रमोटर्स की अगर संख्या ब्लड में ज्यादा होगा तो भी स्टोन बनने की चांस होंगे, और इनहिबिटर्स की भी अगर संख्या कम होगी तो भी हमारे शरीर में स्टोन बनने की चांसेस होंगे, रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक। प्रोसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, इसी को पैथोजेनेसिस बोलते हैं स्टोन फॉर्मेशन का, कि किस प्रक्रिया के थ्रू हमारे किडनी में स्टोन, किडनी हो या ब्लैडर हो, उसमें स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर किसी वजह से हमारा यूरिन सैचुरेट कर गया, मतलब कि गाढ़ा हो गया, तो गाढ़ा दो वजह से हो सकता है। या तो डिहाइड्रेशन हो जाए, मतलब शरीर से पानी निकल जाए, या फिर जो शरीर के अंदर में नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कि अभी हमने बताया, वो चाहे ऑक्सलेट हो, कैल्शियम हो, यूरिक एसिड हो, अगर उनका कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, यूरिन के अंदर बढ़ जाएगा, तो हमारा यूरिन जो होगा वो सैचुरेट कर जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है कि जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट, कैल्शियम, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, जब ये गाढ़े हो जाते हैं, गाढ़े होने के बाद में एक दूसरे से जुड़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको न्यूक्लिएशन बोलते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे करके ये क्रिस्टल्स का साइज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर जाता है। और यही क्रिस्टल्स जो है, एक क्रिस्टल, दो क्रिस्टल, चार क्रिस्टल मिल करके एग्रीगेट करके जुड़ करके बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। और यही जो बड़ा क्रिस्टल होता है वो जा करके हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट पे, मतलब किडनी हो, यूरेटर हो या यूरिनरी ब्लैडर हो, उसकी वॉल से जा करके ये अटैच कर जाएगा। जब ये एक जगह पर आकर के अटैच हो जाएगा, तो वहां पर रेगुलर में जब जब कभी हमारा यूरिन सैचुरेट करेगा, तो जो उसके नाइट्रोजनस वेस्ट रहते हैं, जो क्रिस्टल्स रहते हैं, उस डिपॉजिटेड क्रिस्टल्स मेम्ब्रेन पे आकर के चिपकना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से करके स्टोन का फॉर्मेशन होता है। एक दिन में कभी भी कोई स्टोन बड़ा नहीं होता। सबसे पहले उसके बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट से पार्टिकल्स होंगे, जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट की वॉल पे आकर के चिपक जाते हैं। और फिर धीरे 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 जो हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पीन है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, अगर उसमें कोई कमी आती है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, तो क्रिस्टल्स बनेंगे। और क्रिस्टल बनने की वजह से क्या रहता है कि जो डिपॉजिटेड क्रिस्टल था उसके ऊपर धीरे धीरे एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो हम देखेंगे पहले स्टोन का साइज 2 mm था, फिर 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया थी जिससे हमारे शरीर में स्टोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ये डायग्राम है। लोकेशन के आधार पर जो हमारा रिनल स्टोन है, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट में। तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा, किडनी स्टोन, या जिसको हम नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं या रिनल स्टोन बोलते हैं, कि ये जो स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है हमारे किडनी रीजन में हुआ है, किडनी के अंदर हुआ है। वो कहीं भी हो सकता है, कैलिसिस के बीच बीच में हो सकता है, या फिर हाइलम में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसके बाद लोकेशन के आधार पे जो दूसरा स्टोन है हमारा, वो यूरेट्रिक स्टोन है। थर्ड जो है हमारा लोकेशन के आधार पे ब्लैडर स्टोन। और कई बार क्या होता है, ये जब ब्लैडर स्टोन जब एक्सपल्शन होना होता है, तो कई बार ये हमारे यूरेथ्रा में आकर के फंस जाता है। तो लोकेशन के आधार पे हमने 4 जगह पर किडनी स्टोन को क्लासिफाई किया। एक सबसे पहला हो गया रिनल स्टोन, दूसरा हो गया यूरेट्रिक स्टोन, तीसरा हो गया हमारा ब्लैडर स्टोन, और जो चौथा है वो यूरेथ्रल स्टोन है। होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये लोकेशन के आधार पे भी हम मेडिसिन चेंज हो जाती है। हमारी जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, सिर्फ उनका जो सिचुएशन है वहां पर दवाइयाँ चेंज रहती हैं। या फिर आगे हम देखेंगे कि जो टाइप्स हैं स्टोन के टाइप के ऊपर भी हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ चेंज रहती हैं। ऐसा नहीं है जैसे मॉडर्न में क्या है कि अगर किसी मरीज को रीनल स्टोन हो गया है, तो उसका एक ही इलाज रहता है कि किसी तरह से यूरिन का जो पीएच है उसको अल्कलाइन कर दें, या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। वो कहीं का भी स्टोन, चाहे किडनी का हो, यूरेटर का हो, ब्लैडर का हो या यूरेथ्रा का, सबका वही एक ही प्रोसेस है। लेकिन हमारे वहाँ जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है, एक तो हो गया हमारा जो हम मेंटल सिम्टम्स लेते हैं वो रहेगा, और बाकी जो हमारा जनरल सिम्टम है और पर्टिकुलर सिम्टम है उसके आधार पर हम मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो रेनल स्टोन हुआ है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के किस पार्ट को में जाकर के ऑब्स्ट्रक्ट किया है या वहां पर बना है।
ये सामान्य सा था डायग्राम कि कहाँ कहाँ पर बन सकते हैं। अ, जो नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी रेनल स्टोन में एटियोलॉजी, मतलब कारण क्या क्या हो सकते हैं रेनल स्टोन के। तो सबसे जो मुख्य कारण है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन मिलता है हमको जब हम कभी केस चेकिंग करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो हमको पता चलता है डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन किस तरह से हो सकता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में रेनल स्टोन बनेगा। सबसे पहले लो वाटर इनटेक, कि अगर ऐसा कोई मरीज है जो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं पानी ही कम पीता हूँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमें मिलेंगे, हमारी क्लिनिक पे आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो प्यास ही नहीं लगती, पूरा पूरा दिन हो जाता है मैं पानी ही नहीं पीता हूँ, कोई याद दिलाता है तो पानी पीता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब वाटर इनटेक कम होगा तो हमारा फिल्ट्रेशन भी कम होगा, जब फिल्ट्रेशन कम होगा तो अपने आप जो यूरिन था वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। जब सैचुरेटेड होगा तो वहां पे क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन के बाद में स्टोन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर डिहाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वजह से हमारे शरीर से फ्लूइड का लॉस हो रहा है और रेगुलर लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी स्टोन बनने की चांसेस हो सकती हैं। अब इसमें देखा गया है कि जो हॉट क्लाइमेट्स में रहते हैं वहां पर क्या हो रहा है, पेशेंट पानी तो पी रहा है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू, लॉस कर जा रहा है। तो वहां पर हमें अपने मरीज को बोलना रहता है कि आपको पानी बढ़ाना चाहिए, मतलब जो इनटेक है उसको बढ़ा देना चाहिए। इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन की वजह से कैल्शियम के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ऑक्सलेट के बढ़ सकते हैं, यूरिक एसिड के बढ़ सकते हैं, और जब यही सारे क्रिस्टल्स आपस में जुड़ते हैं तो स्टोन का फॉर्मेशन कराते हैं। तो आपने देखा कि जो कारण है हमारा न्यूरल स्टोन का, उसका मुख्य कारण है डिहाइड्रेशन। दो वजह से था, एक या तो हमने पानी ही कम पिया या फिर पानी का लॉस हो गया है, वो थ्रू वॉमिटिंग हो सकता है, डिहाइड्रेशन के थ्रू हो सकता है, जो भी रीजंस थे। नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा कारण है वो डाइटरी फैक्टर्स है, कि क्या क्या चीजें हैं जो हम हमारे खाने की वजह से रेनल स्टोन को प्रमोट करती हैं, बढ़ाती हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने देखा कि हाई ऑक्सलेट फूड, कि कुछ ऐसी डाइट्स होती है जिसमें ऑक्सलेट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो जब ज्यादा मात्रा में आप ऑक्सलेट लेंगे तो उसके क्रिस्टल्स भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेंगे, जब ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा निकलेंगे भी, और निकलने की वजह से फिर स्टोन बनने के चांसेस होंगे। तो आप देखते हैं कि जो हाई ऑक्सलेट फूड्स होते हैं उसमें मुख्य रूप से पालक आती है, नट्स आते हैं, चाय आती है, चॉकलेट आते हैं। ये मुख्य कारण है हमारे हाई ऑक्सलेट फूड के जो मुख्य सोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्या है, हाई सॉल्ट इंटेक। कुछ मरीज होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट का इंटेक करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो मिनरलाइजेशन होता है, कि जो बोनी कैल्शियम होता है वो हमारा निकल करके यूरिन में चला आता है। तो ऐसी कंडीशन में भी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं, कैल्शियम स्टोन बन सकता है। नेक्स्ट है एक्सेस एनिमल प्रोटीन। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो नॉन वेजिटेरियन है और बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, रेड मीट हो या फिर सी फूड्स हो, उनको खाने की वजह से पेशेंट में यूरिक एसिड का मतलब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, यूरिन हमारा एसिडिक हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि पेशेंट में स्टोन बन जाता है एक विशेष टाइप का। नेक्स्ट कारण है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो कुछ मुख्य कारण है, हाइपर कैल्सीमिया, मतलब कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ गया है। कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हाइपर पैराथायरिडिज्म हो गया, और कुछ दूसरी डिजीजेज हैं जैसे एडिसन्स डिजीज है, एक्रोमेगाली है। इन सब कंडीशंस में क्या रहता है, जो हमारा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा तो यूरिन में भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट में कैल्शियम टाइप का स्टोन हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपर पैराथायरिडिज्म। बताया हमने कि हाइपर पैराथायरिडिज्म में क्या रहता है कि ये रिनल एब्जॉर्प्शन ज्यादा कराता है, बोन से यूरिन की तरफ कैल्शियम को बाहर ज्यादा निकालते हैं, इस वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया रहता है हाइपर पैराथायरिडिज्म में। हाइपर ऑक्सील्यूरिया, हाइपर यूरिसेमिया और सिस्टीन्यूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन सब चीजों की वजह से क्या हो सकता है, हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स थे। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मेरी एक IFPH पे प्रेजेंटेशन था, UTI पे मैंने एक प्रेजेंटेशन लिया था। तो उसमें मैंने बताया था, वहाँ एक लक्षण बताया था कि जब कभी किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में देखा गया है
कि मरीजों में रीनल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या अगर किसी मरीज को रीनल स्टोन हुआ है तो उसके बाद में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम यूटीआई को समझते हैं स्टोन के बिहाफ पे। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे कि हमको पता है कि यूटीआई में ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन सारी जो यूटीआई प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं उनसे हमें स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस उतने नहीं रहते हैं। मुख्य रूप से यूटीआई में जो बैक्टीरियाज आते हैं उनमें इकोलाई हो गया, प्रोटियस हो गया, क्लैप्सिला हो गया और स्यूडोमोनास हो गया। लेकिन इन सब की वजह से रेनल स्टोन नहीं बनता है। जो इन्फेक्शियस स्टोन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटियस बैक्टीरिया की वजह से बनता है। प्रोटियस बैक्टीरिया का एक विशेष नेचर होता है, जो एक टाइप का विशेष एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको यूरेज एंजाइम बोलते हैं। और ये जो यूरेज एंजाइम है, ये क्या करता है, हमारे जो यूरिया का मेटाबॉलिज्म है उसमें यूरिया को कन्वर्ट कर देता है यूरेज में। और इस टाइप के इन्फेक्शन में हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन बनता है, इन्फेक्शन के बाद में एक विशेष टाइप का स्टोन होता है जिसको स्टुवाइट स्टोन बोलते हैं, या फिर इसी को इन्फेक्शियस स्टोन बोलते हैं। जो स्टुवाइट स्टोन है इसी को ट्रिपल फॉस्फेट भी बोला जाता है। ये ट्रिपल फॉस्फेट मैग्नीशियम के हो सकता, मैग्नीशियम, अमोनिया और फॉस्फेट के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होता है। ये जो स्टोन है, ये स्टोन ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमने देखा है कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में इस टाइप के स्टोन जल्दी से ठीक नहीं होते, निकलते नहीं है। यूटीआई इन्फेक्शन होने के बाद में जो हमारा यूरिन है वो ऑलरेडी अल्कलाइन हो जाता है, मतलब उसका जो पीएच है वो हमारा बेसिक हो जाता है। मॉडर्न में या जो दूसरी पैथी में है, वो लोग क्या बताते हैं, या मैंने कुछ रील्स भी देखी हैं जहाँ आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि अगर हम यूरिन को अल्कलाइन कर देंगे तो पथरी निकल जाएगी। ऐसा हर टाइप के स्टोन में नहीं होता कि अगर आपने अल्कलाइन वाटर लिया, जिसको सुपर वाटर बोलते हैं या मैजिक वाटर बोलते हैं, अगर ज्यादा अल्कलाइन फूड आप खाएंगे, अगर पहले से किसी पेशेंट को इन्फेक्शियस स्टोन हो रखा था, मतलब स्टोवाइट स्टोन हुआ था, अगर आप और ज्यादा अल्कलाइन डाइट लेंगे तो क्या होगा, वो जो स्टोवाइट स्टोन है वो और तेजी से बढ़ेगा। तो हमको ये देखना होगा कि हमारे शरीर में किस टाइप का स्टोन है, और जिस टाइप का स्टोन होगा उस टाइप से हमको मैनेजमेंट करना होगा, अपने मरीज को एडवाइस करना होगा क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये था यूरिनरी ट्रैक्ट की वजह से स्टोन होना। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर रेनल स्टोन रहा है तो देखा गया है कि कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई हो सकता है कि हमारी जो जनरेशन है या हमको होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं अगर फैमिली हिस्ट्री में रेनल स्टोन रहा है तो। मुख्य रूप से इसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम सिस्टिन्यूरिया बोलते हैं। सिस्टिन्यूरिया क्या है, एक टाइप की प्रोटीन है जो कि यूरिन के थ्रू निकल जाता है। इसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसमें सिस्टीन ज्यादा अमाउंट में निकलता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिस्टीन यूरिया में सिर्फ सिस्टीन ही निकलता, कुछ और भी अमीनो एसिड्स हैं जैसे आर्जिनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, और एक दो प्रोटीन्स हैं जो हमारे यूरिन के थ्रू निकलते हैं, लेकिन उनकी वजह से स्टोन नहीं होता, सिर्फ सिस्टीन यूरिया की वजह से होता है, सिस्टीन प्रोटीन की वजह से होता है। जब ये हमारे यूरिन के साथ निकलता है तो वहां पर क्या होता है कि ये डिसॉल्व नहीं हो पाता, और डिसॉल्व ना होने की वजह से इसके क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, और क्रिस्टल फॉर्मेशन होने की वजह से ये स्टोन बन जाता है। ये सामान्यतः हम देखते हैं जो सिस्टीन यूरिया है छोटे बच्चों में होता है, यंग एडल्ट्स में होता है। और इसी टाइप के स्टोन की रिकरेंसी बार बार हो जाती है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं ना जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा तो बहुत छोटा है, 10 12 14 साल की उम्र में कहाँ किसी को स्टोन होता है। जी हाँ, बिल्कुल स्टोन होता है। वो जो स्टोन होता है सिस्टीन यूरिया टाइप का स्टोन रहता है, इसी की बार बार रिकरेंसी होती है। बायलेटरल साइड में पता चलता है कि किडनी में भरा है, उसकी वजह क्या थी, सिस्टीन थी। तो हमको रीनल स्टोन का ट्रीट मतलब सिस्टीन यूरिया टाइप के स्टोन का ट्रीटमेंट करने से पहले हमको सिस्टीन का ट्रीटमेंट करना होगा कि जो इसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया तो इसको सुधारना होगा। जब ये सुधर जाएगा तो अपने आप इसकी रिकरेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट जो वजह है, जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किस सेक्स में ज्यादा स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूरिनरी स्टेसिस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिनरी स्टेसिस को हम दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि जो मरीज सबसे ज्यादा पेशाब को रोकते हैं। एक तो ये वजह हो गया स्टेसिस होने का मतलब कि हमको यूरिन तो आई है लेकिन हम अपने नर्व से कंट्रोल हो रहा है ना, ये पोडेंडल नर्व से, कि भाई जब हम वार्डिंग करने के लिए जाएंगे तभी हमारा पोडेंडल नर्व जो है स्टिमुलेट करेगा, और जो मिएटस है, एक्सटर्नल मिएटस है यूरेथ्रा का, वो ओपन होगा। तब तक पेशेंट रोक करके रखता है जब तक पूरी तरह से थ्रेशोल्ड वैल्यू को
कंप्लीट नहीं कर जाता है। मतलब 550 650 अगर ml की थ्रेशोल्ड लिमिट है, ब्लैडर की कैपेसिटी है, तब तक कुछ पेशेंट्स रोक करके रखते हैं। इसमें स्पेशली आप देखेंगे जैसे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं, या जो फीमेल्स होती हैं, वो पेशेंट क्या करते हैं, यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं। जब होल्ड करके रखेंगे तो हम सबको पता है कि वो जो यूरिन है ब्लैडर में आकर के कलेक्ट हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, अब नॉर्मल क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, मेटाबॉलिक क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं। वो क्या करेंगे, अगर हम उसको मतलब वर्डिंग के लिए जाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे वो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब वो डिपॉजिट होंगे तो वही आगे चल करके यूरिन का फॉर्मेशन कराएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि किसी पेशेंट में अगर उनकी हैबिट ही है, वो किसी वजह से हो सकती है, वो चाहे वर्कलोड की वजह से हो, या उनका प्रोफेशन ही ऐसा हो जिसकी वजह से वो बार बार पेशाब ना जा पाए, एक वो वजह स्टेसिस की है। दूसरी वजह क्या है, यूरिन फ्लो में अगर कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होते हैं। जैसे मेल्स में जो सबसे कॉमन रहता है वो प्रोस्टेट रहता है। अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेटोमेगाली हो गया है, प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज कर गया, तो ब्लैडर को कंप्रेस कर देता है। महिलाओं की अगर हम बात करें, अगर कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया है, बच्चेदानी में गांठ हो गई है, या फैलोपियन ट्यूब में गांठ हो गई है, या प्रेगनेंसी ही हो गई है, तो क्या करते हैं, यूरेथ्रा को या ब्लैडर को जा करके कॉम्प्रेस कर देती है। तो उसकी वजह से भी जो फ्लो रहता है वो हमारा कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक और नेक्स्ट कंडीशन लिखी हुई, कंजेनाइटल एनोमलीज। ये रेयर है लेकिन मिलता है देखने को। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है कंजेनाइटल एनोमली की वजह से, तो इसकी वजह से भी पेशेंट को रेनल स्टोन बन सकते हैं। बाकी लो यूरिनरी इनिबिटर्स, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो इनिबिटर्स हैं, अगर इनका कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, यूरिन में कम हो जाएगा, तो अपने आप हमारे रेनल पैसेज में, पाथ में स्टोन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो इनिबिटर्स होते हैं जो रोकते हैं स्टोन बनने को, उसमें मुख्य रूप से सिट्रेट होता है। दूसरा मैग्नीशियम है जो स्टोन फॉर्मेशन को रोक देता है। जब इनका लेवल कम होगा तो रेनल स्टोन बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। तो लो यूरिनरी इनहिबिटर्स, याद रखिएगा लो यूरिनरी इनहिबिटर्स को। नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशंस। कुछ दवाइयां रहती हैं जो रेनल स्टोन को प्रमोट करती हैं। दवाइयों की मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ एलोपैथिक दवाइयों की बात कर रहा हूँ, जो यूरिन स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से आता है हमारा डाययूरेटिक। डायरेटिक वो दवाइयां होती हैं जो पेशाब को, या हमारे जो किडनी फंक्शन है उनके फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। उसमें सामान्य रूप से हम देखते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे लैसिक्स है, डाइटोर है। जो मरीज इन दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उन मरीजों में भी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है एंटासिड। जो बार बार गैस की दवाइयां खाते हैं, लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत लंबे टाइम से गैस की दवा खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो ऐसे लोगों में भी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है जो कि बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एलोपैथिक ड्रग का, जिसकी वजह से रिनल स्टोन होता है, एंटीवायरल ड्रग, जिसमें मुख्य रूप से एसीविर या एसाइक्लोविर आता है। अभी कोविड के टाइम में एक दवा खूब चली थी एसीविर, और इसके बाद पता चला रिनल स्टोन के भी केसेस खूब बढ़े हैं। वजह क्या था, ये एंटीवायरल ड्रग्स जो होती हैं वो रेनल स्टोन को प्रमोट करती हैं। बाकी टोपिरामेट्स हैं, ये जो हमारे यूरिन को एल्कलाइन करते हैं, इसकी वजह से भी स्टोन बन सकता है। और बाकी क्या था कि कई बार कुछ मरीज जो रहते हैं बिना चिकित्सीय परामर्श के सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। सप्लीमेंट में कैल्शियम और विटामिन डी के जो बहुत ज्यादा बिना चिकित्सीय परामर्श के अगर अब्यूज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा ओवरलोड कर रहे हैं, तो ऐसे मरीजों में भी हमने देखा है कि रीनल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से भी रीनल स्टोन हो सकता है। उसमें मुख्य रूप से एक गाउट है, दूसरा क्रॉन डिजीज है, क्रॉनिक डायरिया है, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में स्टोन हो सकते हैं। कुछ लाइफ स्टाइल फैक्टर्स थे जिसमें सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, दूसरा ओबेसिटी है, और थर्ड जो है लो फिजिकल एक्टिविटी। ये सिर्फ रीनल स्टोन के लिए लाइफ स्टाइल फैक्टर्स नहीं है। हम आज तक जितने भी आईएफपीएच के प्रेजेंटेशन हमने देखे हैं जो डिजीज रिलेटेड रहते हैं, उन सब में हम देखेंगे जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जो भी बीमारी है वो संबंधित रहती है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से कई बार दिमाग में आता है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से कैसे हो सकता है रेनल स्टोन। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से। जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है, जो खाने पीने का हमारा हैबिट है
वो गड़बड़ हो गया। नाइट वॉचिंग हो गया, जब हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती है, जब हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो या जब हम स्ट्रेस में रहते हैं या जब वर्कलोड रहता है, तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन से एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। होम्योपैथी को हम इस तरह से भी कोरिलेट कर सकते हैं। कई बार बोला जाता है कि जैसे हम रूब्रिक ले उठा रहे होते हैं, एंजाइटी या फिर जो दूसरे हैं वर्क ओवरलोड या फियर, तो ये सारे रूब्रिक कहीं ना कहीं हमारे जो मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से जो मैकेनिज्म है डिजीज के, अगर हम उसको कोरिलेट करें तो समझ में आएगा रीनल स्टोन कैसे बन रहा है। तो एंजाइटी होने की वजह से क्या रहता है कि हमारे शरीर में एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है। मतलब हम अगर लाइफ रात में जग रहे हैं तो एडीएच भी ज्यादा निकल रहा है। जब एडीएच ज्यादा निकलेगा तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा। जब यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा तो हमारा जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, फ्लूइड नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, तो क्या रहेगा वहां पे, स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से ऐसे हो सकता है। दूसरा ओबेसिटी था। ओबेसिटी से तात्पर्य यह है कि कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हमारा एडिसन डिजीज हुआ या जो दूसरी डिजीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, इसकी वजह से भी पेशेंट में स्टोन बनने के चांसेस हो सकते हैं। और तीसरा था लो फिजिकल एक्टिविटी। अगर कोई पेशेंट काम धाम नहीं कर रहा, सिर्फ पड़ा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी स्टोन बन सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो रेनल स्टोन जो है वो कई टाइप के होते हैं। उसमें से मुख्य 4-5 टाइप के स्टोन मैंने लिखा है। ये बहुत जरूरी है हमारे ट्रीटमेंट के लिए ये जानना कि रेनल स्टोन कौन सा है। जब हम इस चीज को जानेंगे तो हमारा मेडिसिनल सिलेक्शन आसान हो जाएगा, और जब मेडिसिनल सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा जो सक्सेस रेट होता है वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिल रही है, डायग्नोसिस के आधार पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बर्बेरिस वल्गैरिस सर्सापारिला दे दिए, तो उससे हर बार स्टोन ठीक ही हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम केस में हर डॉक्टर से, वो जो नया फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है वो भी रीनल स्टोन ठीक ही कर लेता है अपनी दवाइयां दे करके। जो मुख्य 5 6 10 आती हैं दवाइयां, उससे ठीक हो जाता है। लेकिन हर टाइप का स्टोन हमारा बर्बेरिस वल्गैरिस या दूसरी दवाइयों से ठीक नहीं होता। क्यों नहीं ठीक होता, वही हम समझेंगे टाइप ऑफ स्टोन में। तो टाइप ऑफ स्टोन में सबसे पहले हमने देखा कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन दो टाइप का होता है, एक ऑक्सलेट और दूसरा फॉस्फेट। दूसरा स्टोन है हमारा यूरिक एसिड। ये जो कैल्शियम स्टोन है सबसे ज्यादा कॉमन है, लगभग 70 से 80% केसेस में देखा जाता है। जो रिनल स्टोन हो रहा है उसमें जिनकी परसेंटेज होती है, 70 से 80% चांस होता है। दूसरा टाइप का जो हमारा स्टोन है वो यूरिक एसिड स्टोन है। ये 7 से लगभग 10% केसेस में देखा जाता है। जो तीसरा स्टोन है ये भी कॉमन है, स्ट्रोवाइट स्टोन। इसी को हम ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं, इसी को हम इन्फेक्सियस स्टोन बोलते हैं। ये टफ होता है ठीक करना। ये लगभग 20 से 30% केसेस में, टोटल रिनल केसेस में स्टोन में देखा गया है कि ये जो इन्फेक्सियस स्टोन है ये इतना रहता है। जो चौथा है हमारा मिक्स, मतलब सारे टाइप के क्रिस्टल्स हमको वहां देखने को मिलता है, तो इस टाइप को हमने मिक्स्ड बोला। कुछ और भी हैं जो रेयर हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला सिस्टीन स्टोन। और दूसरा जो सबसे रेयर है वो जेंथीन स्टोन। वो 1 से 2% केसेस में, टोटल स्टोन के केसेस में देखा जाता है, जेंथीन और सिस्टीन स्टोन। तो सबसे पहले हम कैल्शियम स्टोन के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो कैल्शियम स्टोन 70 से 80% केसेस में देखा जाता है टोटल रेनल स्टोन में। इनका जो टाइप है वो दो टाइप है, एक कैल्शियम ऑक्सलेट, यही सबसे कॉमन है टोटल रेनल स्टोन के केसेस में, और दूसरा है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। इसका कारण वही था, हाइपर कैल्सीयूरिया। कैल्शियम का यूरिन के अंदर बढ़ जाने की वजह से ये स्टोन बन सकता है। हाइपर ऑक्सीले यूरिया, मतलब जो ऑक्सलेट है, जो मैंने आपको बताया था कि पालक, नट्स, चॉकलेट या चाय पीने की वजह से जो ज्यादा बन रहे थे, उनकी वजह से ऑक्सलेट बनता है, हाइपर ऑक्सील्यूरिया। मतलब अगर यूरिन के अंदर ऑक्सलेट का अमाउंट बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी ये कैल्शियम स्टोन हो सकते हैं। हाई ऑक्सलेट डाइट की वजह से स्टोन हो सकते हैं, लो फ्लूइड इनटेक की वजह से हो सकते हैं। अब बात आती है जो इसका करेक्टरिस्टिक होता है, जब हम जांच कराते हैं पेशेंट का, वो चाहे हम अल्ट्रासाउंड कराएं या फिर एक्सरे कराएं या फिर यूरिन एनालिसिस कराएं, तो वहां पे कुछ हमको फीचर्स देखने को मिलते हैं। वो फीचर्स से हम डायग्नोज कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इसका हमें कौन सी होम्योपैथिक दवाई देना है, और क्या चीजों को हमको पेशेंट को एडवाइस करना है, और क्या चीजों को हमको पेशेंट को रोकना है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है इस स्टोन का, कैल्शियम स्टोन का, वो बहुत क्लासिकल है।
ये जो स्टोन रहता है, जब हम अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट देखते हैं या एक्सरे में रिपोर्ट देखते हैं, तो वहां पे क्या लिख करके आता है कि ये हार्ड स्टोन होता है, हार्ड होता है, कड़ा होता है। और इसका जो सरफेस है, जो मॉर्फोलॉजी, वो रफ है, इर्रेगुलर है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टोन का, वो स्पाइकी है। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्पाइकी का मतलब क्या हुआ, कि इसमें स्पाइक्स लगे रहते हैं, खुरदुरे से स्टोन होते हैं। इसी वजह से सबसे पेनफुल स्टोन ये होता है, स्पाइक्स होने की वजह से। तो छोटा सा भी अगर स्टोन होगा पेशेंट की यूरिनरी ट्रैक्ट में, पूरी किडनी में या फिर यूरेटर में, ब्लैडर में, अगर 2 mm 4 mm का भी रहता है, तो पेशेंट को दर्द बहुत ज्यादा होता है। कई बार हमारे जो सीनियर क्लिनिशियंस हैं वो अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि 12 mm 14 mm 20 mm का भी स्टोन है, लेकिन पेशेंट को ऐसे कभी दर्द नहीं था। स्टोन एक दिन में 20 mm 40 mm नहीं बना था, सॉरी 24 mm 25 mm नहीं बना था, वो धीरे धीरे करके बना था। एक क्या है कि 20 mm का भी स्टोन है तो उसको कभी दर्द नहीं हुआ, एक बैग दर्द हुआ। और दूसरा है कि 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm का है तो भी पेशेंट को दर्द हो गया। ये डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर। और जो दूसरी वजह है दर्द की, वो है उसके लोकेशन के आधार पे, कि वो किस जगह पर आकर के बना है या फिर रुका है, तो उसकी वजह से पेशेंट को दर्द हो सकता है। तो जो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर था इस स्टोन का, कैल्शियम स्टोन का, वो था ये हार्ड होगा, रफ होगा, स्पाइक्स होंगे। स्पाइक्स की वजह से क्या करता है, ये इरोज करता है। इरोजन की वजह से क्या होता है, जो लोकल पार्ट होगा, वहां की जो ब्लड वेसल्स होंगी या वहां का जो सरफेस होगा, वो इरोज हो जाएगा और वहां से ब्लीडिंग होगी। तो पेशेंट में एक लक्षण आएगा। अभी हम लोग जब इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे तो वहां पर देखते हैं कि पेशेंट को स्टोन के साथ में कई बार दर्द के साथ साथ में पेशाब में ब्लड भी आ जाता है। वो ग्रॉस भी आ सकता है और हिडन भी आ सकता है, मतलब मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है और माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। बाकी जब अल्ट्रासाउंड में करेंगे तो एक चीज लिख करके आती है, रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट। रेडियो ओपेक का मतलब क्या होता है, कि जो वो आसानी से दिखाई सके, मतलब रेज जो है जिससे क्रॉस नहीं करती, वो होते हैं रेडियो ओपेक। और जो रेडियो लूसेंट होते हैं वो उससे रेज थोड़ी सी क्रॉस हो जाती है, इस वजह से वो आसानी से एक्सरे में दिखते नहीं है, कायदे से दिखाई नहीं देते। तो ये इस टाइप का जो स्टोन है हमारा एक्सरे में भी बहुत बढ़िया से दिख जाता है, और अल्ट्रासाउंड में तो दिखाई ही देता है। तो मुख्य लक्षण इसी की वजह से पेन होगा, और इसी टाइप के स्टोन में हम देखेंगे कि हेमेचूरिया भी रहेगा। दूसरा जो स्टोन था हमारा, 5 से 10% जो स्टोन हो रहा है, उसको हमने यूरिक एसिड स्टोन बोला है। इसकी जो कारण थे वो हाइपर यूरिसेमिया था। दूसरा हाई प्यूरिन डाइट था। हाई प्यूरिन डाइट में हमने देखा जो नॉनवेज फूड थे वो स्पेशली थे। तो हम देखेंगे कि अभी जो यूरिक एसिड स्टोन है, इसमें क्या खाना और क्या नहीं खाना, मैनेजमेंट के पार्ट में, हर टाइप के मैनेजमेंट में हमें जरूरी नहीं कि हम अपने पेशेंट को बोलें कि हाँ भाई आपको पालक नहीं खानी है, आपको गाढ़ी दाल में भी शायद कुछ एक विशेष टाइप है। मैं लास्ट में सर लोगों से पूछूंगा कौन सी दाल है जिसको खाने की वजह से स्टोन लोग कहते हैं हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हर टाइप के स्टोन में हमको वो पेशेंट को रोकना नहीं है कि भाई आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपको पालक नहीं खाना। जिस टाइप का स्टोन है उस टाइप के स्टोन के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि भाई आपको इस टाइप की पथरी हुई तो आपको ये नहीं खाना। तो अगर किसी पेशेंट को यूरिक एसिड स्टोन है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको जो प्यूरिन डाइट है उनको मना करेंगे। तो प्यूरिन डाइट सबसे ज्यादा होती है नॉनवेज में। नॉनवेज में भी किसमें, जो रेड मीट होते हैं, या फिर आप देखेंगे जो लीवर है, ब्रेन है, किडनी है, जो नॉनवेज के जो पार्ट होते हैं यहाँ पर प्यूरिन ज्यादा होता है। ये नॉनवेज में सबसे ज्यादा प्यूरिन होता है। और कुछ जो वेज है उसमें हम देखते हैं वो लिस्ट अमाउंट में होता है, थोड़ा होता है। उसमें हमारा पालक है, नट्स हैं, बियर है, बहुत इंपॉर्टेंट। बियर मतलब अल्कोहल। अल्कोहल एक वर्ड है कॉज में, शायद आपने देखा होगा सेडेंट्री लाइफ में। कुछ पेशेंट हमारी क्लिनिक पे आए जो यंग्स थे, उन्होंने कहा कि सर हमने सुना है कि बियर पीने की वजह से पथरी निकल जाती है। तो पता चला जो सीधा साधा सा एक पेशेंट था, बच्चा था, उसने बियर पीना स्टार्ट किया सिर्फ इस वजह से कि मेरा पथरी निकल जाएगी। दोस्तों ने उनको समझा दिया। अब क्या था, पथरी तो निकली नहीं। एक्चुअल में बियर क्यों बोलते हैं लोग या अल्कोहल क्यों बोलते हैं, अल्कोहल का एक बहुत बड़ा नेचर होता है डायूरेटिक का। डायरेटिक कहने का मतलब फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगा। जब फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो जितने भी क्रिस्टल्स होंगे वो भी फिल्टर करके निकल जाएंगे। इस वजह से ये मिथ है, लोगों की भ्रांति है कि अल्कोहल के यूज से या बियर के यूज से पथरी बाहर निकल जाती है। ऐसा नहीं है। आपने क्या देखा कि जो वेज में आता है ये अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से हमारा यूरिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है, तो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो अगर किसी पेशेंट को यूरिक एसिड स्टोन है तो वहां पर हमको साफ साफ मना करना हो कि हाई प्यूरिन डाइट नहीं लेना, मतलब नॉनवेज नहीं खाना है। और साथ में ये जो वेज में जो प्यूरिन डाइट वाले हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं या फिर पनीर है, बीट रूट है, अखरोट है, चॉकलेट है,
या फिर अल्कोहल है उनका इस्तेमाल कम करें या ना करें। इन सब वजहों से क्या होता है, हमारा यूरिन का जो पीएच रहता है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से यूरिक एसिड स्टोन बन सकते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये जो स्टोन था, अभी इससे पहले आपने जो कैल्शियम स्टोन पढ़े, वो चाहे कैल्शियम ऑक्सलेट हो या फॉस्फेट हो, वो हार्ड थे, रफ थे, स्पाइक्स था, पेनफुल था, ब्लड आ रहा था। लेकिन इस टाइप के स्टोन में हम देख रहे हैं कि ये कैसे स्मूथ है, येलो कलर के हैं। कलर का तो फिलहाल इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम अल्ट्रासोनोग्राफी या किसी दूसरी इन्वेस्टिगेशन से, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से उसका कलर नहीं बता सकते हैं कि किस कलर का है। लेकिन हाँ, इस उसका जो सरफेस है, जो मॉर्फोलॉजी, वो हम जरूर बता सकते हैं कि इसका जो सरफेस होता है वो कैसा रहता है, स्मूथ रहता है। और बाकी येलो और रेडिश इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम इसका यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे तो वहाँ क्रिस्टल्स जो होंगे वो रेडिश और येलोइश कलर के दिखाई देंगे। बाकी नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, रेडियोलुसेंट रहता है, एक्सरे में ये जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। और इस टाइप के स्टोन गाउट के मरीजों में, गठिया के मरीजों में ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा टाइप का हमारा स्टोन है स्ट्रोवाइट स्टोन। इसी को इन्फेक्शियस स्टोन बोलते हैं, इसी को ट्रिपल फॉस्फेट बोलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसका साइज बड़ा होता है। मैंने बताया आपको कि ये जो टाइप का स्टोन है जल्दी ठीक नहीं होता। ठीक ना होने के पीछे वजह क्या है कि इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होते। वो चाहे हम होम्योपैथिक दवा दें या एलोपैथिक दवा दें, या फिर इवन आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट में भी जाएंगे तो एक बार ऑपरेशन से, या जो लिथियोट्रॉमी है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिथियोटॉमी, जो इस समय रिसेंट मेथड है वेव्स के द्वारा जो हम स्टोन को निकालते हैं, उससे भी एक बार में ठीक नहीं होता। वजह क्या थी, इसका साइज बड़ा होने की वजह से। आप देख रहे हो पूरी किडनी पे इंटैक्ट करके, पकड़ करके, जकड़ करके रखा है। इसी वजह से इसका जो अपीरियंस है स्टैग हॉर्न जैसा है, मतलब 12 सिंगे की सींगों जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्टोन रहता है साइज की वजह से जल्दी ठीक नहीं होता है। दूसरी वजह थी इसकी कि इसके जो क्रिस्टल जल्दी डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ये जो स्टोन है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर साइज बड़ा हो गया है तो ये लिमिटेशन है, मेडिसिनल लिमिटेशन है। वो होम्योपैथी का भी हो सकता है और मॉडर्न का भी हो सकता है। अगर साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हमें ऐसे स्टोन्स को ठीक करने के लिए, ठीक करने से पहले हमको मरीज को बोलना हो कि हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ठीक होता है 2-3 महीने में तो बेहतर, अदरवाइज हम पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए एडवाइस करेंगे। तो उसमें हम कभी गलत नहीं होते। तो इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। प्रोटीएस जो बैक्टीरिया था, मेन रिस्पॉन्सिबल होता है इस टाइप के स्टोन के लिए। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, ये लार्ज होते हैं, काफी बड़े रहते हैं, स्टैग हॉर्न शेप में रहेंगे। ये बहुत तेजी से ग्रो होते हैं और मोर कॉमन इन फीमेल्स में बहुत ज्यादा ये कॉमन रहता है। और ये भी रेडियो ओपेक रहेंगे, मतलब आसानी से हम अल्ट्रासाउंड एक्सरे में देख सकते हैं। चौथा जो हमारा स्टोन था, जो कि सिस्टीन बहुत रेयर है, 1 से 2% केसेस में देखा जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें सिस्टीन यूरिया होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये रहता है, इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा, ये भी स्मूथ मिलेगा, वैक्सी येलो कलर का रहता है, हेक्सागोनल रहेगा, क्रिस्टल यूरिन, यूरिन के अंदर इसके भी क्रिस्टल आते हैं सिस्टीन की। तो इसके आधार पे, टेस्ट के आधार पे, यूरिन के टेस्ट के आधार पर हम मतलब समझ सकते हैं बिना ऑपरेट किए कि किस टाइप का स्टोन हमारे शरीर में हो सकता है। नेक्स्ट था मिक्स टाइप का स्टोन। इसमें क्या रहता है कि जितने भी टाइप के स्टोन है, वो चाहे हमारे कैल्शियम हो, इन्फेक्शियस हो, यूरिक एसिड हो, सबके क्रिस्टल्स, क्योंकि यूरिन के अंदर सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो सब धीरे धीरे क्या करते हैं, एग्रीगेट होंगे और सारे टाइप के स्टोन बन जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। नेक्स्ट पार्ट था हमारा क्लिनिकल फीचर रिनल स्टोन का। और थोड़ा मैं जल्दी करूंगा, वक्त कम बचा है, या खत्म भी होने वाला है। जो मेन लक्षण है हमारा रिनल स्टोन का, वो है रिनल कोलिक। तो रिनल कोलिक इस वजह से बोला जाता है क्योंकि जहां पे इसका लोकेशन रहता है स्टोन का, वहीं पे पेशेंट को दर्द होता है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ना कि स्टोन कहाँ है, इसी वजह से हमने इसका लोकेशन और मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी देखा। तो पेशेंट को क्या रहता है कि हमारी क्लिनिक पे पेशेंट आता है, बोलता है कि डॉक्टर साहब हमारे पीठ में, मतलब पोस्टेरो लेटरल साइड लंबर रीजन में पेन हो रहा है। वहां से पेन सडन में हो सकता है, सीवियर होगा, सडन होगा, और ये रेडिएटिंग पेन होगा। ये पेन रेडिएट करके हमारे ग्रॉइन में आ सकता है, लोअर एब्डोमेन में आ सकता है, और जेनाइटल रीजन तक जा सकता है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्टोन के ऊपर, लोकेशन ऑफ स्टोन के ऊपर, रेडिएशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इस वजह से पेशेंट हमारा रेस्टलेस हो सकता है, एक जगह पर खड़ा नहीं रहेगा कभी। वही कोलिक नेचर में इसका पेन रहता है, जल्दी से आता है और जल्दी जल्दी जाता है। नेक्स्ट क्या था हमारा, हिमेचूरिया।
हेमेचूरिया का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। मतलब ब्लड के अंदर फ्रेश में अगर ब्लड, यूरिन के अंदर अगर फ्रेश ब्लड दिखाई दे रहा है तो उसको मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया बोलेंगे, जो कि मुख्य रूप से हमको कैल्शियम स्टोन में देखने को मिल रहा था। या फिर जब कभी स्टोन अपनी साइड से हट करके आता है, दूसरी जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, तो ऐसी कंडीशन में मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया मतलब हम नेकेड आई से देख सकते हैं कि पेशाब का रंग जो है वो लाल हो गया है। और कई बार क्या होता है कि ओकल्ट ब्लड आता है, माइक्रोस्कोपिक आता है, मतलब नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं कि यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, सिर्फ उसके क्रिस्टल्स आ रहे होते हैं। तो वो माइक्रोस्कोपिक होगा, जो कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे हेमेचूरिया। कुछ यूरिनरी सिम्टम्स हैं। मुख्य रूप से हम देखते हैं जब मरीजों को रीनल स्टोन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं उसमें फ्रिक्वेंसी रहती है, अर्जेंसी रहती है, डायसूरिया रहेगा, और जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाता है। 10 मिनट है ना? हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट है जो इसका लक्षण है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। इस रेनल स्टोन की कंडीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है कि दर्द के साथ में पेशेंट को उल्टी लगता है, कई बार उल्टी हो जाता है, और कई बार वॉमिटिंग जैसा टेंडेंस, मतलब महसूस होता है, मतलब नोजियाटिक टेंडेंसी महसूस होती है। ये दर्द की वजह से रहता है, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स की वजह से, नॉमिक रिस्पॉन्स की वजह से। नेक्स्ट हमारा फीवर है। फीवर ये बहुत कॉमन नहीं है रिनल स्टोन में। अगर इन्फेक्शियस स्टोन है मरीज को, तो उस कंडीशन में कई बार देखा जाता है कि मरीजों में फीवर आ जाता है। ये माइल्ड टू मॉडरेट या सीवियर भी हो सकता है, डिपेंड करता है इन्फेक्शन के ऊपर में। जो छठवां हमारा सिम्टम है वो ओलिगोयूरिया एन्यूरिया है। ये डिपेंड करता है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, अगर स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। ओलिगोयूरिया अगर किसी एक किडनी, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक साइड का, यूनिलेटरल साइड का, एक तरफ का अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब एक तरफ की किडनी में स्टोन है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एक किडनी काम नहीं करेगी, दूसरे वाले से चलेगा, तो वहां पर ओलिगोयूरिया होगा। ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन का जो फॉर्मेशन था लेस देन 500 ml रहा है 24 घंटे में, तो उसको ओलिगोयूरिया बोलेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन एक साइड की किडनी में है, अगर यही ऑब्स्ट्रक्शन हमारा यूरेथ्रा में आकर के हुआ है, मतलब कि अब यहाँ से स्टोन बाहर नहीं जा, मतलब स्टोन की वजह से यूरिन ही बाहर नहीं जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मरीजों के अंदर जो लक्षण देखने को मिलता है वो एन यूरिया देखने को मिलेगा, कि यूरिन आउटपुट जो है हमारा खत्म हो जाता है। तो ऐसे में हमको सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। या होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं, अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किसी पेशेंट का पेशाब रुका है, तो दवा दे करके हम ठीक कर सकते हैं, या फिर कैथेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा रिनल स्टोन में, डाइट मैनेजमेंट ऑफ रिनल स्टोन, कि हर मरीज को हमको क्या एडवाइस करना है। जैसे सामान्य रूप से हम देखते हैं ना कि हमारे क्लिनिक पे जब कभी कोई पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब हमारे किडनी में स्टोन हो गया है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना, तो रटी रटाई एक भाषा है कि हाँ भाई आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको पालक नहीं खाना, आपको दाल नहीं खाना, आपको पानी पीना है। ठीक है, अच्छी चीज है, सामान्य रूप से यही जरूरी है, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, हमको पता होना चाहिए कि किस टाइप के स्टोन में हमको क्या चीज एडवाइस करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट को ये जानना चाहिए, बहुत रोचक है। तो सबसे पहले इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। सभी को पता है कि अगर स्टोन हो गया है तो हमको यूरिन को सैचुरेट नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट कैसे होगा? जब हम फ्लूइड का इनटेक बढ़ा देंगे, मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा पियेंगे, 2.5 से 3 लीटर 4 लीटर अगर एक दिन में पी रहे हैं, तो हमारा जो यूरिन सैचुरेटेड था वो सैचुरेशन नहीं होगा, आसानी से जो क्रिस्टल्स थे वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट है, पानी बढ़ाने पीने के लिए हम बोलेंगे कि आप अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ा दीजिए। नॉर्मल कैल्शियम इंटेक, अगर कोई पेशेंट सप्लीमेंट ले रहा है तो सप्लीमेंट के लिए मना करेंगे। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डोज है हमारी, जितनी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, 800 से 1000 मिलीग्राम पर डे लेना है, सिर्फ इतना ही लें, एडिशनल लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जो ऑक्सलेट डाइट्स हैं, वो डाइट में उनको हमको अवॉइड करना, रोकना है, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको पालक नहीं खानी है, नट्स नहीं खाने हैं, चॉकलेट नहीं खानी, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करना, बीटरूट का इस्तेमाल कम करना है, अल्कोहल कम पीना है या नहीं पीना है। फिर नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ये जो स्टोन थे, ये जो एडवाइस की जा रही है, ये ऑक्सलेट स्टोन के लिए था। बाकी अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा नमक खा रहा है तो उसको भी हम बोलेंगे कि आप नमक कम खाएं, या हाँ कम ही खाने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनिमल प्रोटीन।
अगर कोई पेशेंट नॉनवेज बहुत ज्यादा तक खाता है तो हमको उसको बोलना होगा कि आप उसको कम खाएं, स्पेशली रेड मीट, फिश, एग, या फिर जो सी फूड्स होते हैं जैसे क्रैब ड्रैब हो गया, अगर इनको खा रहे हैं तो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ेगा और यूरिक एसिड स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आ, बाकी कुछ और भी चीजें हैं, जैसे ऑर्गन मीट हो गया, सी फूड हो गया, अल्कोहल है। इंक्रीज सिट्रेट इनटेक, हमको हर टाइप के मरीज में एक चीज एडवाइस करना है कि आपको खाने में क्या इस्तेमाल करना है। तो अगर जब कभी हमारे पास कोई पेशेंट आता है रिनल स्टोन लेकर के, तो हमें सबसे पहले उसको बोलना है कि पानी के साथ में आप नींबू का इस्तेमाल करें, मतलब नींबू पानी का इस्तेमाल करें। उससे ब्लड के अंदर सिट्रेट का जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा, और ये सिट्रेट जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, जो न्यूक्लिएशन हो रहा था, जो एग्रीगेशन हो रहता है क्रिस्टल्स के, उनको प्रिवेंट कर देगा। बाकी बैलेंस डाइट के लिए बताया गया है कि हाँ, हमको फ्रेश फ्रूट लेना है और वेजिटेबल्स खाना है, अपने वेट को मेंटेन रखना है, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है, बाकी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ये चीज से हमारे नॉर्मल मैनेजमेंट की रिनल स्टोन की कंडीशन में हमको क्या करना और क्या नहीं करना। बाकी होम्योपैथिक अप्रोच क्या है रिनल स्टोन का, थ्रू रिपर्टरी से होम्योपैथी ट्रीट रिनल स्टोन बेस्ड ऑन द इंडिविजुअलाइजेशन और टोटलिटी ऑफ सिम्टम। हम सबको पता है कि जब हम कभी स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ बर्बेरिस वल्गेरिस या कुछ ऐसी सामान्य दवाइयों से नहीं करते हैं, हमको इंडिविजुअलाइजेशन करना होता है, टोटलिटी करनी पड़ती है। तीन आधार पे हम करते हैं, एक तो मेंटल जर्नल निकालते हैं, फिर उसके बाद जनरल सिम्टम्स निकालते हैं और पर्टिकुलर सिम्टम निकालते हैं। तो उसमें निकालने के बाद में फिर हम देखते हैं कि अगर जब ये कॉमन सिम्टम ले रहे हैं, तो मुख्य रूप से वही दवाइयाँ आती हैं जो हम अपनी क्लिनिक पे सामान्यतः चलाते हैं। तो हमारा जो मेन एम था होम्योपैथी का, वो क्या था, रिलीफ ऑफ एक्यूट रिनल कोलिक। अगर किसी पेशेंट को रिनल स्टोन है जो उसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है, तो उसमें आराम मिले। दूसरा है डिसोल्यूशन हो स्टोन का, वो गल जाए। और तीसरा एक्सपल्शन हो। टाइम कम है, नहीं तो मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताता कि एक्सपल्शन कैसे होता है थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन। नेक्स्ट है कि प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, होम्योपैथिक दवाइयों की जो उपयोगिता होती है वो रिकरेंसी से प्रिवेंट करने के लिए भी की जाती है। जो मेन रूब्रिक है वो हमारे ये हैं: यूरिनरी ऑर्गन में किडनी, कैल्कुलाई, यूरिनरी ऑर्गन किडनी, ग्रेवल, यूरिनरी ऑर्गन यूरेटर, कैल्कुलाई और ब्लैडर। कहने का मतलब ये हुआ कि लोकेशन के आधार पर रूब्रिक दिए हुए हैं। तो अगर किसी पेशेंट को लोकेशन के अकॉर्डिंगली स्टोन हुआ, तो वहां से हम रूब्रिक उठाएंगे और बाकी जनरल और पर्टिकुलर लगा करके हम रिपर्टाइज करेंगे, तो हमारी मेडिसिन आएगी। उस दवा का इस्तेमाल करके हम रिनल स्टोन ठीक कर सकते हैं। कुछ सब रूब्रिक्स हैं, जैसे यूरिनरी ऑर्गन में हम जाते हैं, पेन में भी करेक्टर हैं, कोलिक है, रेडिएटिंग पेन है, एक्सटेंडिंग टू द ब्लैडर, एक्सटेंडिंग टू द थाई, एक्सटेंडिंग टू द ग्रोइन। ये सारे सिम्टम्स हमको मरीज बोल रहा है, और सारे के सारे रूब्रिक्स हमारे रिपर्टरी में लिखे हुए हैं। इन रूब्रिक्स के माध्यम से हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर यूरिन में जब हम जाते हैं, तो यूरिन की भी कंडीशन में देखते हैं कि जो क्रिस्टल्स आ रहे हैं, उसके आधार पर भी अगर हम रिपर्टराइज करते हैं तो हमारी दवाइयाँ निकल जाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कुछ यूरिनरी सिम्टम्स थे, सब रूब्रिक्स थे, और ये सारी थी। तो उसमें से जो मुख्य रूप से दवाइयाँ आ रही हैं, मैं सारी दवाइयों को तो नहीं लिख पाया क्योंकि वक्त बहुत कम था। उसमें से मेन रूप से बर्बेरिस वल्गारिस है, लाइकोपोडियम कैंथेरिस, सर्सापारिल्ला, ओसिमम कैन, बेंजोइक एसिड, परेरा ब्रावा, हाइड्रेंजिया। ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो रिनल स्टोन को ठीक भी करती हैं और उसके रिकरेंसी को भी कम करते हैं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे इस सेशन को बहुत ध्यान से सुना, और उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। धनेश जी। बहुत ही जी। बहुत ही अच्छा सेशन था आपका आज। और आपने जो फिजियोलॉजी जी। लेवल से लगाकर सर्जिकल वो पूरा प्रोसेस समझाया, पैथोलॉजिकल और उसके कॉजेटिव फैक्टर और जी। मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी हमारे पास 2 मिनट और हैं, किसी का क्वेश्चन हो तो आप। हम्म। शुभम गुप्ता सर क्या बोलना चाहते हैं? डॉक्टर शुभम, क्या सवाल है आपका? ये हमारे स्टूडेंट है, मुझे लगता है शायद से। उन्होंने हैंड रेज किया था अभी। राम प्रवेश सर, प्रणाम। कुछ अपना राम अनुभव बताएं सर, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं। सादर प्रणाम गुरुदेव। मुझे पता है आज का जो मेरा विषय था बहुत कॉमन है, शायद इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। रीनल स्टोन ये तो हम बच्चे भी ठीक कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर में थे तभी से हमने ठीक करना स्टार्ट किया था। राम प्रवेश सर, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। राम परवेश सर। राम परवेश सर, आपका माइक। म्यूट है शायद। टाइम हो गया अब तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सादर प्रणाम गुरुदेव, सादर प्रणाम सर।
थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट जी। सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा आगे दिनेश सर को। हम्म। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब नागेंद्र सर। बहुत ही अच्छा ओके, सेशन थैंक था। यू निशांत। थैंक यू। थैंक यू सो मच। डॉक्टर धनेश सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए, इंग्लिश सेशन के लिए। डॉक्टर धनेश सर।